Good morning student, welcome in the class. This is your second video of the lesson 2nd history class 8th. In this video we will talk about the regional focus on Tamil Nadu as I said in the first video and the main poison in Anglo-French conflict. जैसे कि हमने बताया इंडिया में बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी अपनी पावर स्टेबलाइज़ किए थे, ठीक है, जिसमें पुर्तगालीज, डचेस, स्पेनिश, इंग्लिश एंड फ्रेंच भी थे, ओके, जिनमें फ्रेंच और इंग्लिश दो पावरफुल कंट्रीज़ थे, ओके। इन दोनों की कंपनियां इंडिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, बहुत जगह इन लोगों ने अपने पावर बना रखा था, ठीक है। स्टार्टिंग में हुआ क्या, 1739 में ये इंडिया जो था मुग़ल के अंडर में था, मुग़ल यहाँ का शासक थे। बट जब 39 में आते आते मुग़ल एम्पायर काफ़ी वीक हो गई। जब ये बात इंग्लिश और फ्रेंच को पता चली, उन लोगों ने यहाँ पे पूरे पॉलिटिकल कब्ज़ा भी बनाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने बहुत सारे हिस्सों को मतलब फ़ाइट करके अपने अंडर में लेना चाहा, जैसे हैदराबाद, मराठा, ठीक है, बहुत सारे एरिया। उन लोगों ने बहुत सारे बैटल किए, ओके। और ये सारे बैटल जो जहाँ किए गए इसको ये कर्नाटक रीजन में आता था, जिसको कर्नाटक वार के नाम से भी हम पढ़ेंगे। ये सारे फाइट जितने भी फाइट किए गए हम लोग इसको कर्नाटक वार से जानते हैं, ओके। ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि वो कर्नाटक किस रीजन में आता है, तो ये आपको अपने से करना है। अब हम चलते हैं फर्स्ट कर्नाटक वार के बारे में। एक्चुअली हुआ क्या, फर्स्ट वार में क्या हुआ, 1740 में यानी 1740 में यूरोप में एक फ़ाइट चल रहा था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। अनफॉर्चुनेटली इनकी कंपनीज़ यानी कि फ्रेंच और इंग्लिश ये दोनों कंपनी यूरोप में थी और इन दोनों की फाइट जो है यूरोप में चल रही थी। और जब ये कंपनी इंडिया में भी हो गई तो इंडिया में भी इन दोनों कंपनीज़ ने आपस में राइवल करना शुरू कर दिया। हुआ क्या, गुस्से में आकर के दोनों कंपनी जब आपस में फ़ाइट करने लगी तो इंग्लिश ने क्या किया, उस वक्त फ्रेंच काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता था। इंग्लिश ने क्या किया, फ्रेंच को अपने अंडर में कर लिया। इंग्लिश ने फ्रेंच की शिप को अपने अंडर में करके उसको कब्ज़ा में कर लिया। उस वक्त फ्रेंच का जो गवर्नर था वो डुप्लेक्स था। जब डुप्लेक्स के शिप को ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से अपने अंडर में ले लिया तो डुप्लेक्स ने क्या किया, मद्रास पर अटैक कर लिया, ठीक है। और जो मद्रास जो कि ये मद्रास जो था ब्रिटिशर्स के अंडर में था, अब ये मद्रास फ्रेंच ने अपने अंडर में कर लिया, ओके। तब तक क्या हुआ, ये जो फाइट चल रही थी, ठीक है, जिसको बोल रहे थे हम ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ये यूरोप में ये फ़ाइट ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। तो इंडिया में भी इस फाइट को बंद करना पड़ गया, लेकिन ये पूरी तरह से अनकॉन्क्लूसिव था, मतलब इसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला था, ठीक है। इसका एक कारण था कि मतलब इसका मतलब ये होता है कि दोनों पार्टी में कोई न जीता न हारा, अनकन्क्लूसिव इसको कहते हैं, ठीक है। इन सभी के बीच में एक छोटा सा पॉइंट आता है, ट्रीटी ऑफ एक्सिला। इसमें क्या होता है, जब ये फाइट कर्नाटक में लड़ी जा रही थी, ठीक है, तुमने बताया आपको कि ब्रिटिशर्स के अंडर में जो मद्रास था वो फ्रेंच ने कर लिया अपने अंडर। तो जब ये वार ख़त्म हुआ तो ये मद्रास को फ्रेंच ने वापस इंग्लिश को दे दिया, ठीक है। लास्ट में जब ये फाइट ख़त्म हुई तो मद्रास को वापस ब्रिटिशर्स को दे दिया गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ एक्सिला, जो कि 48 में हुई थी। इसको याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ एक्सिला के साथ ही ये फर्स्ट कर्नाटक वार ख़त्म हो गया था, ओके। छोटा सा वर्ड है, इसको ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है। इसके बाद एक और फाइट होती है, बैटल ऑफ सैंथम। फर्स्ट कर्नाटक वार के बाद एक और फाइट होती है जो इस बुक में आपको नहीं बताया गया है, मैं आपको बता रही हूँ, बैटल ऑफ सैंथम। एक्चुअली हुआ क्या, ये कर्नाटक एरिया जिस रीजन में आता है वहाँ पे उस समय जो शासक था उसका नाम था अनवरुद्दीन, ओके। वो नहीं चाहता था कि उनके रीजन में कोई भी फ़ाइट हो। उसने फ्रेंच से कहा कि आप हमारे रीजन में क्यों फ़ाइट कर रहे हो, यहाँ पे फ्रेंच में ये कर्नाटक में वॉर नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंच ने उन्हें प्रॉमिस किया कि फ़ाइट होने के बाद मद्रास को हम लोग कब्ज़े में करके आपको दे देंगे। लेकिन युद्ध जीतने के बाद फ्रांस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो गुस्से में आकर अनवरुद्दीन ने वापस फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया। अनवरुद्दीन ने फ्रांस के ऊपर, चूँकि उसने अपने प्रॉमिस नहीं निभाया, तो उसके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन फ्रांस उस वक्त पूरे डेक्कन में काफ़ी पावरफुल था, उसने आराम से अनवरुद्दीन को हरा दिया, ठीक है, और उसे कोई भी मद्रास वगैरह कुछ भी नहीं दिया, ओके।
तो इस तरह से ये बैटल ऑफ सैंथम भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद चूँकि अभी ये जो फर्स्ट कर्नाटक वार था अनकन्क्लूसिव था, दोनों साइड में ना कोई जीता ना हारा, इसलिए ये फाइट ख़त्म होने के बाद भी चलती ही रही। इसके बाद स्टार्ट होता है सेकेंड कर्नाटक वार, जिसकी स्टार्टिंग होती है 49 से। 48 में ये फर्स्ट वाला ख़त्म होता है, 79 से स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटक क्यों स्टार्ट होता है? इसकी स्टार्टिंग होती है कब? जब हैदराबाद के निज़ामुद्दीन की डेथ हो जाती है। अब ये हो जाता है प्रॉब्लम वही पूरे हैदराबाद में कि वहाँ का निज़ाम कौन बनेगा, और दूसरा रीज़न ये हो जाता है कि कर्नाटक का राजा कौन बनेगा। इन सभी चीज़ों के लिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइट स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और डुप्लेक्स वो इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहता था। वो चाहता था कि चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया जाए और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निज़ाम बना दिया जाए। फ्रेंच इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहता था, और इसी चीज़ के कारण इंग्लिश जो था, क्योंकि इससे इंग्लिश को पूरी तरह से नुकसान हो रहा था, तो इंग्लिश ने क्या किया, उनके राइवल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो ये सारी जो थे मुजफ्फरपुर और ये सब इंग्लिश से कुछ भी नहीं सुना करते थे, तो इसलिए इंग्लिश चाहते थे कि नज़ीर साहब को हैदराबाद का नवाब बना दिया जाए और मोहम्मद अली को कर्नाटक का। इन सभी के बाद जब इंडिया में रॉबर्ट आया, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जब इंडिया में आया अपने आर्मी के साथ, ठीक है, उसने सब कुछ उल्टा कर दिया। बिकॉज़ ये रॉबर्ट क्लाइव जो था काफ़ी अच्छा और बहुत अच्छा और पारदर्शी गवर्नर था। उसने क्या किया, चंदा साहब को हटाने के लिए आरकोट पर अटैक किया और मोहम्मद अली को वहाँ का राजा बना दिया। इन सभी के दौरान चंदा साहब को उनका मर्डर कर दिया गया था, और इस तरह से फ्रेंच पूरी तरह से इंडिया में इस वॉर में हार गया, ठीक है। और इन सभी के बाद जो सेकेंड कर्नाटक वॉर था पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ठीक है। पीस ट्रीटी साइन की गई, ओके। और फ्रेंच बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ, उनको बहुत सारा लॉस हुआ इस वॉर में, और गुस्से में थर्ड कर्नाटक वॉर स्टार्ट होता है। इसी के साथ ये थर्ड कर्नाटक वॉर जिस समय स्टार्ट होता है, यानी 1758 में, उस वक्त एक ऐसा नियम था कि मतलब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को अपने अंडर में कर लेना, ठीक है। बहुत सारे एरिया को अपने जानी, सबसे ज़्यादा यहाँ तक कि पूरे एशिया को अपने कंट्रोल में कर लेना, अपने अंडर में कर लेना, है ना। ये स्टार्ट हो गया था। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग 7 ईयर कहते हैं ना, 7 ईयर वार कहते हैं 1763 में। उस वक्त हमने आपको बताया था कि फ्रेंच जो था इंडिया से पूरी तरह से डिस्प्लेस कर दिया गया था, ठीक है। तो इंडिया में फ्रांस के गवर्नर, ठीक है, जिसका नाम था काउंट डे लेली, इंडिया में आए थे, ठीक है। आते ही उन्होंने क्या किया, इंग्लिश के बहुत सारे फैक्ट्रीज़, कंपनीज़ पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और सेंट फोर्ट डेविड पे अपना कंट्रोल कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया। इस बार जो कि मैंने बताया था, फ्रेंच इससे पहले काफ़ी पूरे डेक्कन में पावरफुल था, लेकिन इस बार जो इंग्लिश था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। इसका एक रीज़न है, ठीक है। उस वक्त इंग्लिश जो था बैटल ऑफ प्लासी जीत चुका था, ठीक है। तो बंगाल में जितने भी रिसोर्सेज थे वो सब अब इंग्लिश के हाथ में आ गए थे। जितने भी रिसोर्सेज थी वो अब इंग्लिश के हाथ में आ चुकी थी, और उसने फ्रांस से लड़ाई में पूरी रिसोर्सेज लगा दी, जिससे क्या वो इंग्लिश पूरी तरह से बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये भी इनसे भी पूरी तरह से जीत चुका था, और इस तरह से फ्रेंच अगेन इंग्लिश से हार गया, ओके। इसमें एक और बैटल की बात आती है, बैटल ऑफ वेंडी वॉश इसको कहते हैं। और वेंडी वॉश जो है वो कहाँ है, तमिलनाडु में है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रीजनल फोकस ऑन तमिलनाडु। तो बैटल ऑफ वेंडी वॉश के साथ ये भी फाइट ख़त्म हो जाती है, और इन सभी के बाद पूरी तरह से फर्स्ट सेकेंड थर्ड वार के बाद इंडिया में फ्रेंच की पावर पूरी तरह से एंड हो जाती है, फ्रेंच पूरी तरह से हार जाता है, ओके। और अब इंडिया में इंग्लिश के पास बहुत सारे एरिया आ जाता है, जैसे कि पांडिचेरी, चंद्रनगर, ये सब बहुत सारे एरिया अब सिर्फ ब्रिटिशर्स के हाथ में हो जाते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।